अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि अमेरिका और इज़राइल इस समय करना क्या चाहते हैं वहाँ पर? रिज़ीम अगर चेंज करने की बात है, तो केवल खमेनेई के मारे जाने से तो रिज़ीम चेंज होती नहीं है। वहाँ 2 विचारधाराओं के लोग हैं, जो खमेनेई के पीछे आँख बंद करके खड़े थे, उनको अपना सुप्रीम लीडर मानते थे, उनके लिए अब वो रो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। दूसरे जो आज़ाद ख़याल पसंद लोग हैं, जो 78 के पहले का ईरान जिसको हम जानते हैं, लोग जानते हैं, अब तो वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, उन्हीं से जानते हैं। कई पीढ़ियाँ पैदा हो चुकी, कई मर चुकी हैं। तो इस समय ये अगर रिजिम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनको वेट करना पड़ेगा और शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने, जैसा आपने भी कहा है, ये कोई वेनेजुएला तो है नहीं, ना ये पाकिस्तान है, ये ईरान है और उसने दिखा दिया है 3-4 दिन के भीतर कि वो क्या करने की क्षमता रखता है। आई थिंक ओमकार जी आपके प्रोग्राम पे ये डिस्कस हुआ था ना, शायद याद नहीं रहता। मैंने कहा था बहुत बुरी तरह फंसेगा अगर यहाँ पे गोली चलाओगे आप। ईरान तो बर्बाद होगा। वो है ना जो भैया घर से आ रखा नंगा होके कि अब मेरा क्या कर लेना, तुमने जो कर लो, पर आप लोगों को बेइज्जत करतेगा वो। देखिए, एक बात हमें एक और नोटिस करनी चाहिए कि जो हम बात कर रहे थे कि वार्ता चल रही थी, साथ में अब ये भी हमें एहसास होना चाहिए कि हमास मरने पे आ रहा, ख़त्म होने को आ रहा है, और हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म था। तो एक फेवरेबल पोजीशन बन रही थी, या इजराइल अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता था आने वाले 20-25 साल के लिए। और ये बात भी सच है जो आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ओपन माइंडेड लोग थे जो कि रजीम के खिलाफ जा रहे थे। कुछ लोग उसको 80% कह रहे थे, कुछ लोग उसको 50% 40% कहते थे। तो क्या एक अच्छा तरीका नहीं था कि आप ईरान से संधि करते, आप उनके बच्चों को अमेरिका में पढ़ने के लिए बोलते, आप अमेरिका की यूएस एड वाले जो गंदी सी एक प्लान बना के अपने नेपाल में लोगों को हिंदुज़म छुड़ा के इस्लाम कबूल नहीं करा पाए, क्रिश्चियनिटी, आपने उनको एथीस्ट बना दिया। तो आप क्या अगले 4-5 साल में जो ईरान में जो लहर चली थी, क्या आप उसके साथ दोस्ती करके उसके घर के अंदर भेद के उसको उल्टा नहीं कर सकते थे? और 4-5 साल तक तो खुमैनी ने वैसे नहीं रहना था, 86 के और कैंसर से पीड़ित था वो, उसने वैसे मर जाना था। और अब कर क्या रहे हो? आपने पहले टॉप लीडरशिप मारी, जिसमें मैंने कहा उसमें कोई लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी? वो खुद कहता था कि मेरे लोगों के पास बंकर नहीं है तो मैं भी ऐसे घर में रहूंगा, जो करना कर लो। अगर आप कितनी एक्यूरेसी होती तो आप उसको मारते ना। जैसे आपने अफगानिस्तान में जहरी को मारा था, खिड़की के अंदर से आई थी मिसाइल, जैन के साइंटिस्ट को पहले मारा था, बेडरूम में घुसी थी। यहाँ आपने उसको मारा, उसकी बेटी, उसकी नाती, उसका दामाद, उसकी वाइफ, सबको मार दिया और दोनों कंपाउंड उड़ा दिए जिसमें एक में उसका घर था। इसका मतलब आपको पता तो था, वो कह रहा मैं यहीं पे रह रहा हूँ। आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती तो आप उस बिल्डिंग या उस कमरे को उड़ाते ना जिसमें बैठा हुआ था, मीटिंग ले रहा था। आपने 2 घर ही पूरे उड़ा दिए और बोला जी देखो हमारी इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी है। तो ठीक है, बिल्कुल। इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, हम मानते हैं, मगर आप इतना भी अपनी सीना ना ठोके, क्योंकि जिस दलदल में ये लोग अभी फंस चुके हैं। ईरान ने पहले कह दिया था मेरे पे गोली चलाओगे तो मैं इसको रीजनल वॉर बना दूंगा। वो रीजनल वॉर से उसका देखो, आज भी जितना मर्जी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है। आपने यूक्रेन में देखा कि शुरू में तो उन्होंने रशिया को हरा ही दिया था और हम लोग मानने लगे थे, काफ़ी लोग, कि बस हार गए। लेकिन और मैं फेसबुक पे, ओमकार जी तब बड़ा एक्टिव होता था, और मैं फेसबुक पे 7 की 8 पोस्ट डाली और मैंने रोज़ ये कहा कि रशिया विल एंड ऑफ द डे, रशिया इसमें जीतेगा और यूक्रेन टूटेगा। तो मेरे को फेसबुक ने मेरी जो 5-6 हज़ार फॉलोअर जो लिमिट होती है, वो विजिबिलिटी 25 फॉलोअर्स पे आ गई। ऐसा तोड़ा उसको कि मैंने फिर फेसबुक छोड़ के मैं इधर शिफ्ट हो गया ट्विटर पे। तो कहने का मतलब ये है कि एज कॉमनर्स आल्सो हमें लगता है कि ये चीज़ सामने दिख रही है। ईरान की मिसाइल्स दुनिया भर में फेमस हैं, सबको पता है। और जब जून में लड़ाई बंद हुई इसराइल में, तो वो इनका आयरन डोम काम करना बंद कर गया था, बिकॉज आयरन डोम की मिसाइल्स खत्म हो गई थी। बहुत महंगी मिसाइल्स आती हैं। तो 486 बिल्डिंग्स ईरान की, इसराइल की तबाह हुई जून महीने में। उसके बाद वो सीज फायर करने पे आ गया, अमेरिका को बोला सीज फायर हो गया। इसका मतलब कि जो डोम की एफिशिएंसी नेचुरली उसका एक अपना एक क्राइटेरिया है, कैपेबिलिटी है, उसको मिसाइल ही खत्म होगी तो क्या करेगा, सिस्टम डिटेक्ट करेगा, दैट्स इट। कल उन्होंने नेतन्याहू का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। इस टाइम इसराइल के अंदर जो बर्बादी हो रही है उसकी खबर हमें नहीं मिल रही, क्योंकि 486 की फिगर भी आपको किसी वेस्टर्न मीडिया ने नहीं बताई आज तक। तो बिल्कुल। उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपने जो ईरान के साथ शुरू तो कर दिया,
ये टिपिकल केस है कि जहाँ कहते हैं ना हमारे फौज में कि आप लड़ाई शुरू कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते। वो तो भारत था कि संदूर वाला कर गया, इनके हाथ से भी चीज़ निकल चुकी है। अभी कल को सऊदीज, यूएई जिनके पास फाइटर जेट्स हैं, बाकी तो नमूने हैं सारे, ये भी कूदेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने बोला हम भी कूदेंगे। तो अगर ये सारे कूद पड़े तो यहाँ ईरान है जिसने टोटली गिव अप कर रखा है कि ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मेरे को जितना मर्जी मार लो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ नहीं आती कि स्ट्रेटजी जो बनाई अमेरिका और इसराइल ने, कि आपने पहले पूरी कैमरन उड़ाई, उसके बाद नेक्स्ट जो लॉट आई आपने उनको उड़ा दिया, उनका जो नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बढ़ा उसको भी उड़ा दिया, नेक्स्ट जो आयतुल्ला बनना उसको भी उड़ा दिया। तो कल को जिस युद्ध को जब खत्म करोगे भैया, बात किससे करोगे? देखिए ना, आप एक को उड़ाओ, अब कह रहे हैं 4 लेयर की लीडरशिप है वहां पे। मेरे को लगता है कि 4 नहीं, शायद 10 की हो, बिकॉज ईरान तैयारी करके बैठा हुआ था। तो आपने खमैनी को मारा, मारते 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 सबको मारते मारते जो लास्ट बंदा बचा लीडर, पता चला कि वो किसी म्यूनिसिपैलिटी का कॉर्पोरेटर है। उससे और वो आपके संधि कर लेता है कि ओके अमेरिका जी, इसराइल जी, माफ कीजिए, यूरेनियम ले जाइए, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हमें छोड़ दीजिए। तो वो जो डिसीजन लेगा, क्या ईरानी उसको मानेंगे? क्या उस लीडर का इतना कद होगा कि पूरा ईरान उसके पीछे खड़ा हो? क्योंकि कोई भी संधि को कामयाब करने के लिए आपको एक टॉल लीडर चाहिए होता, चाहे वो हारा ही हुआ हो। यहाँ आप लीडरशिप पे लीडरशिप मार रहे हो, जो उनका सेंटर है तेहरान, उसको आप बर्बाद कर रहे हो। आपने कल बात तेहरान से ही करनी है भाई। ना इजराइल में औकात है कि वो ईरान को कैप्चर कर सके, इतना बड़ा देश है वो। ना अमेरिका में औकात है कि ईरान को अपना पार्ट बना ले। तो फिर वही बात आती है जो इससे पहले जब अटैक शुरू हुए थे, तो तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था काफ़ी चैनल्स पे, कि इन्होंने जो जिहादियों की 1 लाख की फौज सीरिया में खड़ी कर रखी है, और बलूचिस्तान में बलोचों के साथ एक कांटेक्ट में, और अजरबैजान जो इसराइल का दोस्त है, जहाँ पे अजरबैजानी शिया हैं, और अरब्स जो अपनी कंट्री मांग रहे हैं। तो ये इनका प्लान बी है कि इसको पूरा तहस नहस करके ये पांचों तरफ से या चारों तरफ से एक जिहादी लहर इसके अंदर घुसाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा ओमकार जी? उसका रिजल्ट रजीम चेंज नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि खमैनी को मार के रजीम चेंज करने के लिए आपको अपने सैनिक उतारने पड़ते हैं सड़क के ऊपर, कर्फ्यू लगाना बिल्कुल। पड़ता है शहर के ऊपर। जहाज आया, बोम्बार्डमेंट करके चला गया, लोग बाहर आते हैं, अपने टूटे मकान की रिपेयर करते हैं। जब फौज अंदर पैदल चल रही आती है ना, टैंक आते हैं, तो फिर कर्फ्यू लगता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते डर के मारे। वो अंतर होता है। अभी आपने तेहरान को तबाह बर्बाद कर दिया, कल को आप अगर जिहादियों को अंदर डालते हो, तो आप मजे की बात देखें कि जो ISIS का सीरिया से उठ के आ रहा है, वो एक टोटल फंडामेंटलिस्ट है। उसका काम है नॉन मुस्लिम्स का रेप करना, उनके लोगों को मारना, खत्म करना। इधर से बलोचिस्तान वाले घुसेंगे, उनका एथनिसिटी की स्ट्रगल है, उनको इस्लाम से मतलब नहीं है, वो कहते हैं हम बलोच है, हमें मारना चाहिए। उधर से अजरबैजान वाले नीचे उतरेंगे, तो इनकी अपनी आइडियोलॉजी किसी की मिलती नहीं, तो ईरान में होगी सिविल वॉर। रजीम चेंज तो होने से रहा, यहाँ पे चॉइस है, चांसेस है सिविल वॉर का। सिविल वॉर ईरान की अगर होगी तो पूरा इलाका अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बगल में पाकिस्तान है, वैसे अनस्टेबल है, अफगानिस्तान है, वहाँ उसके अपने पंगे चल रहे हैं। तो पीछे बचा क्या? तो क्या आप ये करना चाहते हो? अगर ऐसा करना चाहते हो तो फिर आप पूरे दुनिया में जो ये ऑयल की डिस्ट्रप्शन अभी जो हुई है, जो हॉर्मुज बंद हुआ है और वहाँ पे गैस और तेल निकलना बंद हो गया, अगर ये 10 दिन ऐसे चलता रहा, हम तो भारत संभाल लेगा। हमने तो $147 बैरल भी देखी है मनमोहन के टाइम पे, पर उसने फिर ऑयल बॉन्ड खरीद लिए थे, जिसका कर्जा बुझा के उतारा हमने, मतलब 10 साल लग गए उसको उतारने में। बट फैक्ट रिमेन्स कि फिर भी हमारे पास 60-70 दिन का स्टॉक है, रिजर्व है, हम लोग इसमें से निकल, प्लस हमारा रशिया ऑयल जो है, कनाडा का, नाइजीरिया का, वो चलता रहेगा। बाकी दुनिया क्या करेगी? और जब बाकी दुनिया नहीं कर पाएगी कोप, तो फिर जो हमारा ट्रेड जो दुनिया से हो रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको सफ़र करेगा। तो आज आके पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होगा। तो क्या ईरान को मारना, जब वो सारी वार्ता में आपकी बातें मान चुका था, जब उसकी हमास ऑलमोस्ट डेड है, हिजबुल्लाह मरने के कगार पे बैठा है, क्या ये कदम ज़रूरी था? हिस्ट्री इसको जज करेगी। मैं पहले भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, और ये अभी फंस गया दलदल में। इसराइल और अमेरिका एक स्टेज पे यहाँ से निकल जाएगा, मगर अगर इसराइल की 486 बिल्डिंग तब टूटी एक दिन में, तो आज ये जो अगर प्रोलॉन्ग हो गया, स्ट्रेच हो गया अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या इसराइल बचेगा? और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज इसराइल हमारा एक साथी है जिससे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करते हैं, हमारी एग्रीमेंट्स भी हैं, और हमारा जो फ्यूचर है, चाहे वो गोल्डन
जो आयरन डोम है, जो आयरन बीम है, उसमें सब में वो हमारा कोलैबोरेटर है, तो ये सारे का सारा धरा रह जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं तो बहुत ज़्यादा क्या क्या अपसेट हमें कौन पूछता है, बट मुझे लग रहा है कि ये गलत मूव था। पूरी दुनिया पे इस पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।